हेलो स्टूडेंट्स, नया लेसन नए दिन के साथ अपन शुरुआत करते हैं। आज पॉलीमर देखिए, तो व्हेन ए लॉट्स ऑफ मोनोमर यूनिट्स कंबाइन टू ईच अदर देन पॉलीमर इज फॉर्म्ड। मतलब बहुत सारी मोनोमर इकाइयाँ आपस में जुड़ जाती है तो इससे पॉलीमर की प्राप्ति होती है। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज द पॉलीमराइजेशन। और ये जो फिनोमिनन है इसे हम पॉलीमराइजेशन के नाम से जानते हैं। पॉलीमर इज ए ग्रीक वर्ड। पॉलीमर एक ग्रीक शब्द है विच मीन्स पोली, जिसका मतलब है पोली मतलब बहुत सारा, और मर का मतलब बहुत सारी इकाइयाँ हो गई। एग्जाम्पल्स देखिए, पॉलीथीन है, पॉलीथीन का एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। एन का मतलब बहुत सारी इकाइयाँ हैं, ये पॉलीमराइजेशन करवा दिया इसका, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और एन अपने को इस प्रकार से ये प्राप्त हो जाता है। आगे देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर जो है उसका वर्गीकरण। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के आधार पर अगर अपन देखें वर्गीकरण, तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पॉलीमर इज 3 टाइप्स: नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। नेचुरल का मतलब तो ऐसे पॉलीमर्स हो गए जो अपने को नेचर से प्राप्त होते हैं, जो प्लांट से हैं, एनिमल से हैं, फाइबर्स, रबर, कॉटन, सेल्यूलोज। सिंथेटिक का मतलब हो गए जो पूर्ण रूप से केमिकल लेबोरेटरीज़ में तैयार होते हैं, जैसे नायलॉन पॉलीमर्स हो गए। और सेमी सिंथेटिक का मतलब हो गए है तो वो एक प्रकार से नेचुरल ही, लेकिन उनमें कुछ प्रकार के केमिकल्स मिला दिए जाते हैं जिससे वो उनकी क्वालिटी थोड़ी और बढ़ जाती है। इसे हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जैसे गन कॉटन हो गया, नाइट्रो डेरिवेटिव्स ऑफ सेल्यूलोज है, ये सेल्यूलोज एसीटेट है, लेदर है, और भी बहुत सारे रबर्स हैं, सेलोफेन है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। आगे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, मोनोमर के आधार पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर पॉलीमर इज 2 टाइप्स। एक तो है होमोपॉलीमर्स और एक कोपॉलीमर्स। तो होमोपॉलीमर्स का मतलब तो ऐसे पॉलीमर्स हैं जिनमें मोनोमर यूनिट्स सारी की सारी सेम है, कोई चेंज नहीं मोनोमर यूनिट्स के अंदर, और इनमें मोनोमर यूनिट्स जो है उसका रिपीटिशन भी होता रहता है। इसे हम पॉलीथीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो CH2 बॉन्ड CH2 पॉलीमराइजेशन है और ये अपने को पॉलीथीन प्राप्त हो गई। इसी प्रकार ये अपने पास में है वाइनिल क्लोराइड है, ये इससे अपने को क्या प्राप्त हो गया, पॉली वाइनिल क्लोराइड मतलब PVC प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए कोपॉलीमराइजेशन। तो कोपॉलीमराइजेशन का मतलब हो गया कि जब इसके अंतर्गत अपने पास में मोनोमर यूनिट्स जो है वो दोनों अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो 2 और मोर मोनोमर्स यूनिट्स कंबाइन टू ईच अदर, और वो रिपीटिशन यूनिट के द्वारा एक नए प्रकार के पॉलीमर का निर्माण करती है जिसे हम कोपॉलीमराइजेशन के नाम से जानते हैं। जैसे नायलॉन 6 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार देखिए कि अपने पास में ये है, इसे हम कहते हैं, नाम लिखना आप, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। मतलब 6 तो मेथिलीन है और 2 एमीन है, इसे हम हेक्सामेथिलीन डाइएमीन कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अपने पास में 6 कार्बन यहाँ पर है और 6 कार्बन यहाँ होकर इसे अपन क्या कहते हैं, इसे हम एडीपी अम्ल के नाम से जानते हैं। अब जब इनमें से इसका H NH2 का, इसका OH वाटर का मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं तो सिल्वर बॉन्ड O और NH के बीच में ये एमाइड बॉन्ड का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और जब ये बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ जाती है तो ये नायलॉन 6 का मतलब इसमें भी 6 कार्बन है और यहाँ भी 6 कार्बन है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, नायलॉन 6। नेक्स्ट देखिए अपने पास में क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन, मतलब बहुलीकरण के आधार पर वर्गीकरण देखें पर। तो पहला है एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन जो अपने पास में पॉलीमराइजेशन है उसमें देखिए कि भी ये जब मोनोमर यूनिट्स बहुत सारी है, ये आपस में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स यूनिट्स जो होती है ये आपस में जुड़ जाती है और कोई मॉलिक्यूल इसमें निकलता नहीं है, ठीक है ना। और कंडेंसेशन के अंतर्गत क्या है कि भी अपने पास में मोनोमर यूनिट्स जो है वो 2 या 2 से अधिक, मतलब एक प्रकार से ये होमो और को का ही अगला पार्ट है, ये कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है ना। इसमें H2 का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और इसमें अपने पास में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्राप्त हो जाएगा। मतलब बेसिक है बस भी कि भी ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन है ये,
और वो जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स, और बाकी दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क पॉलीमर्स। तो लीनियर पॉलीमर्स में क्या है, देखिए कि इन these types of polymers monomer units are combined to each other in a straight chain के रूप में जुड़ी हुई रहती हैं। lots of chain is formed but they are not attached with any bonds, ये आपस में किसी प्रकार के कोई बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई नहीं रहती हैं। जैसे पॉलीथीन होगी, HDP से अपन कहते हैं। ब्रांच चेन के अंतर्गत क्या होता है कि भी इसमें पॉलीमर यूनिट्स जो है वो जुड़ती है, लेकिन साथ साथ में साइड चेन भी इसमें बनने लग जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए कि साइड चेन का इसमें निर्माण हो जाता है। तो साइड चेन का इसमें निर्माण हो गया, और इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब एक प्रकार से तनन सामर्थ्य भी इसका बढ़ जाता है, वो थोड़ा कम हो जाता है उसकी तुलना में, लीनियर पॉलीमर की तुलना में इसका स्ट्रेंथ कम हो जाती हैं। एग्जाम्पल LDP है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे देखिए क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क पॉलीमर। इसमें क्या होता है कि भी जो ये साइड लाइंस निकली है जिसे हम एज ए फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार के पॉलीमर्स के अंदर पॉलीमर चेन कंबाइंड हो जाती हैं क्रॉस लिंक में, और सम फंक्शनल ग्रुप्स आल्सो भी जॉइंड हो जाते हैं इससे। ठीक है, ये कंबाइंड बाय द कोवेलेंट बॉन्ड, कंबाइंड हो जाते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। वल्केनाइट रबर और बेकेलाइट इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ पॉलीमर्स टुवार्ड्स टेम्परेचर। टेम्परेचर के आधार पर दोलकों का वर्गीकरण दो प्रकार का है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का मतलब तो हो गया ऐसे प्लास्टिक जिसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हो। गर्म करने पर जो है ये थोड़े कठोर हो जाए, ठंडे करने पर कठोर हो जाएंगे, गर्म करने पर थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं ये। ठीक है ना। एग्जाम्पल इसके पॉलीस्टाइरीन है और PVC है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब ऐसे प्लास्टिक जिसको एक बार यूज़ करने के आप रीयूज़ नहीं कर सकते, इसे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के नाम से जानते हैं। इन पे हीटिंग का भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो इन पे अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कबाड़ी आते हैं कई बार घरों में कचरा लेने के लिए, तो वो भी कुछ प्लास्टिक को छोड़ देते हैं और कुछ प्लास्टिक को ले लेते हैं। तो जिस प्लास्टिक को छोड़ देते हैं वो तो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और जिस प्लास्टिक को लेके चले गए यानी जिसका रीयूज़ कर सकते हैं वो अपने पास में होता है थर्मोप्लास्टिक के नाम से इसे अपन जानते हैं। On the basis of molecular forces, तो in the different types of mechanical forces like elastic strength, elasticity, rigidity, weakness on the some different forces in create which is van der Waals forces, hydrogen forces। तो इनमें कुछ और फोर्सेस भी आ जाते हैं, मोलिकुलर फोर्सेज, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए, van der Waals फोर्सेज हो गए। इस आधार पर भी अपन इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले अपने पास आता है इलास्टोमर्स। So these polymers are also called rubbers. In the rubber, weak intermolecular attraction forces is found, by which we can stretch it in a limit. Here, some cross-linked bond is also found. We can increase the elasticity of plastic by adding some different elements. Example, vulcanized rubber. ठीक है ना। तो आज इसको अपन इतना ही करेंगे, बाकी इसका पोर्शन अपना कल आगे पढ़ेंगे। इलास्टोमर से वल्केनाइज्ड रबर किस प्रकार से प्राप्त होता है।